Today I'm going to discuss IMM February 2023 paper. Question number 1, 35 years old lady had amenorrhea and vasomotor symptoms. Examination is unremarkable. On investigation, FSH and LH are raised. So the most likely reason is, पहले तो ये बताएं what is the diagnosis. The diagnosis here is premature ovarian insufficiency or you can say premature ovarian failure. Failure का word जरा कम use किया जाता है. Failure tension और stress वाला लफ्ज लगता है. Insufficiency का लफ्ज ज्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. What is premature ovarian insufficiency? क्या symptoms हैं? क्या diagnosis है? ये क्या चीज है basically? Premature ovarian insufficiency का मतलब है cessation of ovarian function at और बिफोर द एज ऑफ 40 years. यानी 40 साल की उम्र से पहले अगर ओवेरियन फंक्शन स्टॉप हो जाए, काम करना रुक जाए, यानी कि ओवरी का क्या काम होता है? ओवरी सेक्स स्टीरॉइड हार्मोन्स रिलीज करती है, यानी कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूट्रस के ऊपर एक्ट करते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं और खास तौर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो रहा होता है. और इसका मेन सेंटर हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, HPO एक्सिस. सो हाइपोथैलेमस में से तमाम तरह के रिलीजिंग हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अलावा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस में से निकल रहे होते हैं. हाइपोथैलेमस तो आपको पता है ना, इट इज मेकिंग द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. सो हाइपोथैलेमस में से सारे रिलीजिंग हार्मोन निकले, जिसमें से GnRH भी निकला, यानी कि गोनेडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन. नाउ व्हाट आर गोनेडोट्रोफिन्स? गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं FSH LH को. ये वो हार्मोन्स हैं जो बेसिकली ओवरी पे या यूं कह लें गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, यानी कि ओवरीज, टेस्टिस, और वहां से सेक्स स्टीरॉइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. सो ये पूरा लिंक है जो बना हुआ है. GnRH निकला, यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. जिसने रिलीज क्या किया? गोनेडोट्रोफिन को रिलीज किया. वो कौन थे? FSH LH था. उन्होंने कहां एक्ट किया? ओवरी पे एक्ट किया. अब 40 साल की उम्र तक तो मेनोपॉज नहीं आता ना. मेनोपॉज की तो नॉर्मल एज है 51 ईयर्स कॉमनली. सो अगर मेनोपॉज आ जाए या यूं कह लें कि ओवेरियन फंक्शन खत्म हो जाए, और होगा कैसे खत्म? बेसिकली फॉलिक्यूलर एट्रीजिया हो गया. बर्थ पे तकरीबन कितने मिलियन ओसाइट होते हैं? 7 मिलियन. ठीक है, याद रखें 7 मिलियन ओसाइट्स होते हैं व्हेन द फीमेल इज बॉर्न. लेकिन उसके बाद थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ तकरीबन 500 ओसाइट्स रह जाते हैं. ओसाइट्स किसे कहते हैं? जो हर महीने फॉलिकल के अंदर से एग निकलता है, उसे ओसाइट कहते हैं. यानी तकरीबन पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में पूरे 40 इयर्स के अंदर, 45 इयर्स के अंदर 500 ओसाइट्स तकरीबन रिलीज हो रहे होते हैं. सो एक थ्योरी ये कहती है कि मे बी मेयोसिस का जब प्रोसेस हो रहा होता है, जब पेयरिंग हो रही होती है, मेयोसिस में पेयरिंग होती है ना, सो जब वो वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो शायद ओसाइट्स की एपोप्टोसिस हो गई. एक थ्योरी ये कहती है कि नहीं जी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के नंबर ऑफ फॉलिकल्स खत्म हो गए, उनका एट्रीजिया हो गया. सो होता जो कुछ भी है, बेसिकली फॉलिकल्स काम करना छोड़ देते हैं, फॉलिकल्स बनना खत्म हो जाता है. जब फॉलिकल्स ही नहीं बनेंगे तो जाहिर है ओसाइट्स भी रिलीज नहीं होंगे, और जाहिर है फिर ओवरी भी अपना काम करना छोड़ देगी. व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी? इसमें मल्टीपल कॉजेज हैं. जेनेटिक कॉजेज भी आ रही हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें टर्नर सिंड्रोम भी आ रहा है. जेनेटिक कॉजेज में डिलीशंस होती हैं, कुछ ट्रांसलोकेशंस होती हैं. डिलीशन में आपने ना याद रखना है 13 और 13 26 होता है ना, सो 13 को याद रखें. XQ13 ये कुछ क्रोमोसोम का पैटर्न है जिसको आपने थोड़ा बहुत बस जहन में रखना है कि ये 13 और 26 वाला जो क्रोमोसोम है ना, वहां पे डिलीशन हो रही होती है. फिर इसी तरह फ्रेजाइल X आ रहा होता है, फिर इसी तरह म्यूटेशंस आ रही होती हैं. ये कुछ हमारी ना जेनेटिक कॉजेज हैं. मदर की तरफ से अगर देखा जाए, यानी किसी भी फीमेल की अगर बहन को प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है और मां को प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी था, मेनोपॉज जल्दी आ गया, तो इसका मतलब है कि आगे फैमिली में रन करेगा मदर की तरफ से. सो मां की तरफ से खाला, बहन, मां, इनकी तरफ से 100% जेनेटिक कॉजेज आ रही होती हैं. फिर इसके अलावा इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कर रहे हैं. वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, जैसे कि मम्प्स है, CMV साइटोमेगालोवायरस की वजह से ऐसा होता है. HIV ऐसा कर देता है, मेनोपॉज जल्दी आ जाता है. PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जब लोगों को बहुत ज्यादा रहती है तब भी जल्दी ओवेरियन फंक्शन खत्म हो जाता है. इसी तरह सबसे बड़ी कॉज पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस,
ये सारे इन्फेक्शंस ओवरी को डिस्टर्ब करते हैं। सो इन्फेक्शंस भी इसका रीजन है। फिर इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून कॉजेज हैं, खास तौर पे आपने एडिसन्स डिजीज को याद रखना है, हाइपोथायराइडिज्म को याद रखना है। फिर इसी तरह कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज हैं। मेटाबॉलिक कॉजेज में जो रेयर कॉज है दैट इज गैलेक्टोसीमिया, ये एमसीक्यू भी है। सो गैलेक्टोसीमिया इज अनदर कॉज फॉर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। क्यों? इसकी वजह से होगा क्या, जब गैलेक्टोज एक्यूमुलेट करेगा तो बेसिकली वो डिस्टर्ब करेगा जर्म सेल्स की माइग्रेशन को फ्रॉम यूरोजेनिटल रिज टू द गोनैड्स। और ये काम कब होगा? एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में होगा, जब बेबी मां के अंदर ग्रो कर रहा था, ये काम तब होगा। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक। ऑलमोस्ट दे कंप्राइज 74 to 90% ऑफ द केसेस। इडियोपैथिक में ही अगर आप देखें ना तो आता है स्पोरेडिक और फेमिलियल। स्पोरेडिक कॉजेज ज्यादा कॉमन है, फेमिलियल का मतलब है फैमिलीज में रन कर रहा है। सो फैमिलीज में रन करने में तकरीबन कोई 4% तक केसेस आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50%। लेकिन वही वाली बात कि अगर मदर की तरफ से आ रहा है, बहनें हैं, मदर हैं, तो फिर तो 100% कॉज आती है। और ये सब कैसे हो रहा है? ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसी तरह एक और कॉज इसमें आती है आइट्रोजेनिक कॉजेज। आइट्रोजेनिक कॉजेज में आता है कि अगर किसी ने सर्जरी करवा ली, जैसे कि ओवोफरेक्टमी हो गया, इसको कहते हैं ना सर्जिकल मेनोपॉज। इसी तरह कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अब जब ऐसा हो गया तो पेशेंट कैसे जाहिर करेगा, वो क्या अलामात हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स जिनसे आपको लगेगा कि ये तो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की तरफ पेशेंट जा रहा है? एक तो आएगा क्लाइमेक्टेरिक सिम्टम्स, जिसको आप वेसोमोटर सिम्टम्स भी कहते हैं। हॉट फ्लशेस हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, डिस्पेरूनिया, वेजाइनल ड्राइनेस। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस, बैक एक बहुत हो रहा है, लिथार्जी बहुत ज्यादा है, थकावट ज्यादा है, टायर्डनेस ज्यादा हो रही है। ये सारे हमारे सिम्टम्स हैं जिनसे आप अंदाजा लगा रहे होते हैं। सो क्लाइमेक्टेरिक सिम्टम्स या वेसोमोटर सिम्टम्स हो गए। इसी तरह सबफर्टिलिटी, अगर किसी की अभी तक कंसीव नहीं हुआ, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी देयर इज प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप इसका? डायग्नोसिस के लिए भी काफी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो कॉमनली इसमें यूज होता है दैट इज एफएसएच की वैल्यू, सीरम एफएसएच लेवल। सीरम एफएसएच लेवल को हम 4 to 6 वीक्स अपार्ट चेक करते हैं। जाहिर है एक एफएसएच की वैल्यू तो नहीं हमें कंफर्म करेगी ना, एफएसएच तो फ्लक्चुएट करेगा। और आपको पता है कि ये तो पल्सेटाइल मैनर में आते हैं। एफएसएच एलएच जो है, इनका क्या पल्सेटाइल मैनर होता है? ये 1 to 3 आवर्स के फ्रीक्वेंसी से रिलीज हो रहे होते हैं। और जो जीएनआरएच है वो भी पल्सेटाइल है, वो 90 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी पे रिलीज हो रहा होता है। सो नॉर्मली एफएसएच की वैल्यू 1 to 10 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है। अगर मेनोपॉज को देखें या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी को देखें तो एफएसएच की वैल्यू रेज्ड हो जाएगी, यानी इट इज टचिंग 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर, और इवन इट कैन गो बियॉन्ड दैट। आपने याद रखना है सिंपली रेज्ड गोनेडोट्रोफिन्स, हाइपोईस्ट्रोजेनीमिया, ये दो चीजें डायग्नोस्टिक है। इसी तरह कैरियोटाइपिंग भी हम करा के देख रहे होते हैं, लेकिन कैरियोटाइपिंग ज्यादातर उन लोगों में होती है कि जब आपने जेनेटिक कॉज को एक्सक्लूड नहीं किया, या बाकी कोई भी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी या कोई ऐसी कॉज और नहीं है, तो फिर हम कैरियोटाइपिंग को देखते हैं कि अच्छा जी इसकी क्या फाइनली कॉज है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है बोन मिनरल डेंसिटी का स्कैन, यानी कि डेक्सा स्कैन। पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में तो जब भी आपने बोन डेंसिटी को देखना है ना, आप डेक्सा स्कैन ही कराते हैं। सो डेक्सा स्कैन हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी में भी करा के देख रहे होते हैं। सो क्या ऑल इन ऑल टेस्ट हो गए? सीरम एफएसएच की वैल्यू जो कि हमने तकरीबन 2 to 3 मेजरमेंट्स करनी है 4 to 6 वीक्स के इंटरवल पे। इसी तरह ईस्ट्राडायोल, डिक्रीज्ड ईस्ट्राडायोल हो जाएगा। फिर इसी तरह कैरियोटाइपिंग हम देख सकते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल। उसमें हमें पता चल जाता है कि देयर इज नो फॉलिक्यूलर एक्टिविटी। फिर इसी तरह डेक्सा स्कैन मैंने बताया। फिर इसी तरह कुछ बहुत कम जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं उसमें आप ऑटो एंटीबॉडीज देख रहे होते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करा के देख रहे होते हैं, सीटी स्कैन देखते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट देख लेते हैं, सिनेक्टिन टेस्ट देखते हैं।